हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। हम लोग सीजे टेस्ट जो एसएसटी का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आज हमारा ये डे 4 होगा। हमने डे 3 तक का जो क्वेश्चन है वो देख चुका है, यानी कि हम डेली 20-20 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 1 प्रैक्टिस सेट डेली हम लोग लगाते हैं। ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट 4 होगा। हमने 3 प्रैक्टिस सेट पहले लगा चुके हैं। तो आज हमारे पहला क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीटेट का। यहाँ देख सकते हैं आप, डेट साथ आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सीटेट का। और जो पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखिए। हमने पहले बोल चुका है कि आपको एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन कथन और कारण वाला आएंगे। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, फिर हम ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये आपका कथन हो गया। इसका कारण क्या था? किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का ख़त्म होना संभव है। देखिए, कथन जो बोल रहा है कि जो अखेटक और खाद्य संग्राहक होते हैं वैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ये आपका कथन हो गया। और उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने का जो कारण था वो बोला है कि किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का ख़त्म होना। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समुदाय किसी भी जगह पर अगर बहुत दिन तक रुकता है फिर रहता है, तो वहाँ के आसपास के जितने भी खाने पीने के जो सामान होती है, प्राकृतिक संसाधन, वो सभी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो जो आपके अखेटक और खाद्य संग्राहक थे वो अपना एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। यानी कि जो कथन है उसका जो कारण है वो दोनों सही है। ठीक है, यानी कि जो खाद्य संग्राहक थे वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, क्योंकि अगर किसी भी जगह पर एक जगह अगर रुकेंगे बहुत दिन तक तो वहाँ के जो भी संसाधन है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपका इसमें ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, और जो आपका ये ए एंड बी बोथ आर ट्रू और जो आपका आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर क्या बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ आपके कथन है और इस कथन को पूछा गया है। ये कथन जो है किस ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले कथन क्या है। कथन है आपका ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है। देखिए, ऊपर एक निर्देश है जो कारखानों को दिए गए थे। ये जो निर्देश है ये कौन सा ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक है, हमारे सामने 4 ग्रंथ का नाम है, जिसमें आपका मुद्रा राक्षस है, राजतरंगिणी है, अर्थशास्त्र है और बृहत कथा मंजरी है। ठीक है, तो ये जो पूरे जो निर्देश है ये आपको लिखा गया था, ये आपका जो है ना अर्थशास्त्र इसमें। और जो आपका अर्थशास्त्र है इसका लेखक थे आपके चाणक्य। ठीक है, और जो चाणक्य थे इनका जो बचपन का नाम था वो था आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी कि जो भी कथन है इस कथन को लिखा गया है चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, ये पुस्तक का नाम है राजा तरंगिणी। ठीक है, इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें राजा तरंगिणी में। ठीक है, और इसका जो आंसर अब हो जाएगा अर्थशास्त्र। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे में जितने पुस्तक थे उसी पुस्तक जो लेखक है उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, पहला आपका पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस। इसका जो लेखक है उसका नाम है विशाख दत्त। ठीक है, फिर सेकंड जो किताब है उसका नाम है राजत रंगिनी। इसका जो राइटर है इसका नाम है कल्हान, और ये जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर है आपका अर्थशास्त्र, इसमें आप चाणक्य लिखे थे। फिर आपका है अष्टधाई, ये लिखे थे पाणिनि। और फिर एक कुमार संभवम, ये लिखे थे आपके कालिदास। ये जो चारों किताब है पांचों, ये किताब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है देखिए, फिर यहाँ पर दो कथन है और इस दोनों कथन पर विचार करना है कि क्या कथन सही है गलत है। देखिए, जितने भी कथन और कारण का जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ता है, ठीक है, और उसका आप आंसर निकाल दीजिएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला गया है 7वीं शताब्दी में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। पहला कथन है। दूसरा कथन है 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। देखिए, पहला कथन बोला गया है जो शासक थे वो अपने राज्य में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि जो भी उनके राज्य की प्रजा है उनको लगेगा कि हमारा जो राजा है वो बाहुबली है, ज़्यादा शक्तिशाली है। और उन सभी मंदिर को हम आज भी देखते हैं हर जगह, जो हमारे देश में बहुत सारे मंदिर है जो इनको राजा ने अपने आप को शक्तिशाली घोषित दिखाने के लिए बनाए थे, ठीक है। यानी कथन जो पहला है वो सही है। कथन दूसरा है, उसमें उसमें बोला गया है कि अगर कोई राजा है किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करेगा, जब वो आक्रमण करेगा तो वहाँ के जो भी मंदिर होंगे उस पर भी वो अपना आक्रमण करेगा, और जो मंदिर रहेगा वहाँ का उसको अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि जो मंदिर से वहाँ से धन उन जो भी था उनको मिलता था। इसीलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है। 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उसमें भारत में कई छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बांटा हुआ था, यानी कि विभाजित था। विभिन्न शासकों के बीच सत्ता के लिए हमेशा युद्ध होता रहता। सही या गलत विवादों को युद्ध के द्वारा सुलझाया जाता था। इसी सब के बारे में बहुत बताया गया इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। बोला गया है ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली। देखिए, एक वास्तुकला की शैली है जिसका नाम है ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराब, ठीक है। ऐसी एक वास्तुकला थी। ये वास्तुकला अधिकांश कहाँ पर देखने को मिलती है, इसके बारे में इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेद मेहराब, ठीक है, ऐसी वास्तुकला थी हमें अधिकांशतः वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जो वास्तुकला है वैसा वास्तुकला हमको वृंदावन तथा गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों में मिलता है। और जो ये वास्तुकला है इसका नाम जो आप देख लीजिएगा ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराब वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके हैं। देखिए, बोला है कि जो 7वीं सदी के समय आते आते जो भारतीय उपमहाद्वीप था इसमें बहुत सारे बदलाव आए थे राजनीति में, ठीक है। उन बदलावों के बारे में बात किया गया है, जिसमें कथन दिया गया है आपका, और ये कथन क्या सही है या फिर गलत है इसको देखना है। देखिए, पहला कथन है बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो लोग के पास ज़्यादा ज़मीन थी, ज़्यादा भूस्वामी थे, मतलब बड़ा बड़ा ज़मीन के स्वामी थे, उन्होंने बाद में राजा बना। और जो ऐसा योद्धा थे जो इतिहास में शक्तिशाली थे वो भी जाकर बाद में राजा बने। ये तो बात तो सही हो गया, ठीक है। फिर नीचे है ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। ये भी बात सही है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो ब्राह्मण कुल से थे और वो फिर बाद में राजा बने थे, यानी कि उन्होंने अपना पेशा छोड़कर क्या चीज शस्त्र उठाया और फिर वो राजा बने, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ये सी है, यानी कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों क्या है सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी आपका कथन और कारण है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। कथन क्या है, 18वीं शताब्दी, ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है,
पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। देखिए क्या बोला गया है, 18वीं जो शताब्दी थी उसमें शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े क्या है परिवर्तन है। उसमें क्या है, जो व्यापारी और कारीगर थे, ठीक है, क्या थे, जो व्यापारी और कारीगर थे उनका क्या हुआ, ब्लैक टाउन्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, फिर स्थानांतरित हो गया। और ये जो ब्लैक टाउन्स था ये यूरोपीय जो कंपनी थी हमारे देश में, जो आपको यूरोपीय कंपनी आई थी जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, ये सब में इनके क्या हुआ, चेंज हो गया, फिर उसमें वो स्थानांतरित हो गए। ये पहला आपका कथन है। फिर आपका दूसरा कथन पढ़ते हैं, बोला गया है ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। देखिए इसमें जो क्या है, जो पहला आपका कथन है तो सही है कि जितने भी व्यापारी थे उन सभी का जो ट्रांसफ़र है यानी कि उनका स्थानांतरित है वो आपका हो गया था ब्लैक टाउन्स में। लेकिन जो ब्लैक टाउन्स में जो व्यापारी और शिल्पकार थे वो सभी लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर वो नहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर इनको रहने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए है, कथन ए है, सही होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ओनली ए इज करेक्ट, ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है औपनिवेशिक भारत में अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है अस्थाई बंदोबस्त क्या थी। ठीक है, इसी बारे में बोला है कि अस्थाई बंदोबस्त थी वो क्या थी। ठीक है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त कैसा था, जिसमें पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या है। ऑप्शन बोल रहा है 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। तीसरा ऑप्शन है जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। देखिए जो यहाँ पर एक कथन है उस कथन को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये कि इसके तहत जो राजा और तालुकदारों थे उनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बी नंबर। और सी बोला गया है जो जमींदार थे उनको किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, यानी कि आपका बी और सी सही है। लेकिन जो आपका ए है कि थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में, ये गलत है। ठीक, इसलिए हमारा बी और सी जो है ऑप्शन नंबर वो सही होगा, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है क्यों गलत हुआ इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, देखिए यहाँ पर हमारा था थॉमस मुनरो, लेकिन थॉमस मुनरो के द्वारा इसको नहीं किया गया था, इसको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को कब 1793 में कहाँ पर, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। और हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि जो बिहार क्वेश्चन था पहला वीडियो में, बिहार राज्य में किस तरह का भूमि कर लागू था, तो था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, और बंगाल में भी यही था जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया थॉमस मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी और सी सही है। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं हम, ये भी वैसा ही है। देखिए बोला गया है विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ भी 4 कथन है और विलियम एडम है, उनके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला पढ़ते हैं, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। ठीक है, फिर है वह एक अंग्रेजी शासक थे। फिर है कि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। देखिए तो यहाँ पर जो है विलियम जो एडम थे ये तो एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बात सही है, लेकिन वो एक अंग्रेजी शासक नहीं थे। ठीक है,
कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के जिम्मा सौंपा था। बात सही है। और फिर यहाँ पर उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों में देसी स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भ्रमण किया। ये भी बात सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विलियम मेडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा कर देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। यह तीनों कथन क्या है? सत्य है। लेकिन जो आपका एडम एक शिक्षाविद, विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। देखिए यहाँ पर लिखा था वो शासक थे, लेकिन वो शासक नहीं थे। वे क्या थे? एक समाज सेवक थे। और आप खुद दिमाग लगाइए कि एक शासक जो था आपका अंग्रेज का, क्या वो भारत में हर गांव में हर स्कूल में घूम घूम के वो पता करेगा किसका कैसा शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है? नहीं, क्योंकि शासक तो ऐसा काम नहीं करेगा। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ये 2 था ये गलत था। ठीक है, वो क्या थे? वो एक समाज सेवक थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और उस रिपोर्ट को उन्होंने 1835 में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, इसको मिलाना है कि क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे सामने है आपका राजा राम मोहन राय, फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर है पंडित रमाबाई, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए आपका यहाँ पर है राजा राम मोहन राय। हम सभी लोग जानते हैं जो राजा राम मोहन राय थे इनका संबंध था किससे? ब्राह्म समाज से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 4 का। ठीक है, फिर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका संबंध था आर्य समाज से। ठीक है, फिर यहाँ पर है पंडित रमाबाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम बोल सकते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने विधवा गृह की स्थापना किया था। और ये जो पंडित रमाबाई थे इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। ठीक है, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आप यहाँ देख लीजिए कि ये राजा राम मोहन राय एक का चौथा हो जाएगा। एक का चौथा ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पहले से मिल गया एक का चौथा। अब अगर आपका एक मिल गया तो समझिए कि पूरा मिल गया। ठीक है, ए का चौथा हो गया, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। यहाँ पर हम पहला ही मिल गया, ए का चौथा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। देखिए जो सभा थी उसका राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती थे। विधवा गृह का पंडित रमाबाई थी। और लड़कियों के लिए स्कूल के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन थे। और बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद से। और विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही हम शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखिए इसमें भी वही बात है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार थी। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक थे। उनके द्वारा अपनाई गई कुछ बातों को बताइए, कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है। पश्चिमी विचारों का हवाला देना। ठीक है, पश्चिमी विचारों का हवाला देना यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों का कल्चर था, उसको ये सही मानते थे या फिर उसको ये एग्जाम्पल देते थे। पहला पढ़िए। और दूसरा है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। ठीक है, फिर तीसरा है प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने पश्चिमी सभ्यता, क्रिश्चियन जो सभ्यता जो विचार थी उसको इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि आप लोग उसको अपनाइए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत हो गया। और बी जो है अंधविश्वास खोजना, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ किए जिससे लोगों को लगे कि चलो ठीक है ये तो हो जाएगा, यानी कि समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजा उसने ने। फिर तीसरा है प्राचीन ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ है प्राचीन भारत के, उस ग्रंथों में उन्होंने अच्छे अच्छे श्लोक और वाक्यों को ढूंढा। यानी कि बी और सी आपका सही है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर आपका बस देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ई और सी, देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या इसमें। पश्चिमी विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक
या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराइयों को चुनौती